साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए बार बार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि तीसरी लहर का खतरा हमारे सामने है और उस खतरे से अगर आपको बचना है तो जिम्मेदार होना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और मास्क जरूर लगाइए। बिहार में मानसून के बादल जमकर बरस रहे हैं। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से राज्य के कई जिलों में बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं। नेपाल से आने वाली नदियों ने बिहार के कई जिलों को अपनी जद में ले लिया। कई गांव डूब चुके हैं और कईयों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर पश्चिम चंपारण की, जहां उफनती नदी में एक नाव पलट गई। राहत की बात यह रही कि सबको सुरक्षित बचा लिया गया। दूसरी तस्वीर पूर्णिया जिले की है। यहां नदी की कटाव की वजह से देखते देखते एक प्राथमिक स्कूल जमींदोज हो गया। तीसरी तस्वीर सीतामढ़ी की है। वहां बाढ़ की वजह से कई गांवों को जोड़ने वाला पुल बह गया, जिसके बाद कई गांवों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा है। वहीं बिहार के पश्चिम चंपारण के बेतिया से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां तिकरहाना नदी में एक नाव पलटने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि नाव इसलिए डूबी क्योंकि उसमें 25 लोग सवार थे, जबकि नाव में सिर्फ 10 से 15 लोग ही बैठ सकते थे। यही वजह रही कि नदी में पहुंचते ही नाव का संतुलन बिगड़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद ही वो डूब गई, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। इस खौफनाक मंजर को देखकर वहां मौजूद लोग बुरी तरह घबरा गए। कुछ लोग तो डूबते लोगों को बचाने के लिए नदी में कूद पड़े। नाव किनारे के पास ही पलटी, इसलिए कुछ लोग तैरकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। जिन लोगों को तैरना नहीं आता था, उन्हें दूसरे लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल दिया। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने 3,269 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के सीएमडी केवल कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया। ईडी ने दिल्ली और हरियाणा के 9 परिसर में छापेमारी के बाद उन्हें एक दिन पहले गिरफ्तार किया। बताया गया छापेमारी के दौरान ईडी को कई दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिले हैं। गिरफ्तारी के बाद उन्हें विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 9 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, प्रवर्तन निदेशालय ने 3,269 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के सीएमडी केवल कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया है। ईडी ने दिल्ली और हरियाणा के 9 परिसर में छापेमारी की, उन्हें एक दिन पहले ही गिरफ्तार किया। और यह बताया गया कि छापेमारी के दौरान ईडी को कई दस्तावेज और डिजिटल सबूत हाथ लगे हैं। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। आनंद जी देखिए, जो केवल सिंह हैं, केवल कृष्ण कुमार, ये जो शक्ति भोग मैसर्स फूड लिमिटेड है, इसके सीएमडी है, इन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और इन्हें कोर्ट में पेश करके इनकी रिमांड लिया ईडी ने। बता दें कि सीबीआई ने भी पहले इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया था। जो आरोपी है उनके ऊपर 3,296 करोड़ रुपए की बैंक की धोखाधड़ी का आरोप था, और जिस मामले में 9 जगहों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के उनके ठिकाने थे, और वहां से कई डिजिटल एविडेंस जो है और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए थे, और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। बता दें कि काफी ब्रांडेड शक्ति भोग आटा है और उसके ये सीएमडी हैं जिनकी गिरफ्तारी ईडी ने की है, और अब उन्हें पेश करने के बाद रिमांड पे लिया गया और आगे की पूछताछ इस पूरे मामले में की जाएगी। और इस मामले में आगे भी कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, जो ईडी सोर्स बता रहे हैं। शुक्रिया आनंद। लौट रहे हैं फिर से एक बार बाढ़ की खबरों की तरफ। बिहार के पश्चिम चंपारण के बगहा में सिकरहाना और मसान नदी उफान पर है। आसपास के कई गांवों में इन दोनों नदियों का पानी घुस गया। सड़कें नदी की तेज धार में बह गईं, जिसकी वजह से सैकड़ों गांवों का संपर्क शहरों से कट गया। लोग आने जाने के लिए छोटी छोटी नाव का सहारा ले रहे हैं।
जरा तस्वीरें आप देखिए। अब ये नाव ही लोगों के पास रास्ता बचा है किसी भी जगह को पार करने के लिए, क्योंकि पुल नदी की भेंट चढ़ चुके हैं, सड़कें पानी में लीन हो चुकी हैं और चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। बगहा के कई इलाकों में मसान के साथ सिकराना नदी ने तबाही मचा रखा है। करीब 4 दर्जन ऐसे गांव हैं बगहा में जिनका संपर्क पूरी तरह टूट गया है और वो इलाके टापू की तरह घिर गए हैं। हम कुछ तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यह मुख्य सड़क है, पूरी तरह सड़क पर पानी है और लोगों का सिर्फ नाव ही एक सहारा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह लोग अपने बाइक को, अपने पूरे परिवार को मजबूरन नाव के सहारे ही पहुंचा सकते हैं। और जो भी सड़क है, मुख्य सड़क है, उस पर पानी ही पानी है। लोगों की इतनी बड़ी परेशानी है और सरकार खामोश है, जानने की कोशिश कर। क्या किस तरह की परेशानी हो रही है आप लोग को? हम लोग को आने जाने में सर बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग जब भी बारिश की मौसम होती है हम लोग बहुत परेशानी से झेलते हैं। यहाँ से आने जाने में, राशन लाने जाने में, आने जाने में, कोई भी मार्केटिंग करना हो तो हर तरीका से हम लोग को दिक्कत होता है सर। मुन्ना राज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुन्ना राज, आप जिस जगह पर हैं वहां से जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके के हालात में लोग रहने को मजबूर हैं। एक और तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करते हैं। जब आप उस नदियों को पार कर जब इन गांव में पहुंचिएगा, सलाह बरियरवा पंचायत और एक मुरला गांव है, और बाढ़ ने कैसे बर्बादी पहुंचाई है इसकी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करते हैं। जिस सड़क को आप देख रहे हैं, कल तक इस पे सरपट सड़क थी, चमचमाती सड़क थी, और इस सड़क की क्या तस्वीर बना रखी है इस बाढ़ के कहर ने और नदी की धारा ने, उफनाती धारा ने किस तरह तबाही मचाई है। तो पूरी सड़क का एक नजारा आप देख लीजिए कि कैसे सड़क के हालात हुए हैं जिन इलाकों में बाढ़ ने अपना कहर बरपाया था। और एक दूसरी बर्बादी की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए किस तरह नदी की तेज धारा ने लोगों के घरों को चौपट किया है। देखिए, कल तक जो किसी घर आंगन 1-1 रुपए लोग इकट्ठा करके अपना आशियाना बनाता है, और इन आशियानों की तस्वीर आप देखने की कोशिश करिए। देखिए, मसान नदी की तेज धारा है और धारा उफनती है, ठीक है, मैं रोक रही हूँ आपको, रहिए जरा साथ। कुछ और तस्वीरें भी हैं, वो भी देखनी बहुत जरूरी है। अलग अलग जगहों की देखिए, बिहार में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो हाल बताने के लिए काफी है कि वहाँ हालात क्या है। जरा बिहार के पूर्णिया की तस्वीरें भी देख लीजिए। दिल दहला देने वाला एक वीडियो वहां से सामने आया। देखते देखते कनकई नदी में प्राथमिक स्कूल का एक हिस्सा समा गया। गांव के लोगों ने बताया कि बाढ़ की वजह से कनकई नदी तेजी से किनारे को काटती जा रही है, जिसे लेकर कई बार अधिकारियों को जानकारी दी गई, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि किनारे पर बना प्राथमिक स्कूल, उसकी इमारत पानी में समा गई। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, प्राथमिक स्कूल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए लगातार पानी का जो बहाव है ये इमारत झेल नहीं पाया, एक हिस्सा पानी में समाता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन को पहले जानकारी दी गई, लेकिन बावजूद इसके कोई कदम सही वक्त पर नहीं उठाए गए। और ये जो खतरा प्राथमिक इमारत की जो हालत देख रहे हैं, यही खतरा गांव के अलग अलग घरों पर भी मंडराता नजर आ रहा है, जिनके घरों के बाहर इस वक्त नदी बहती हुई नजर आ रही है। कटान की वजह से उनका घर भी कभी भी गिर सकता है, ये खतरा भी उनके सामने है। तो ये तस्वीरें हम आपको न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, बिहार के पूर्णिया की ये तस्वीरें। अब जरा बिहार के सीतामढ़ी की स्थिति भी देख लीजिए। वहां पर हालात कुछ अलग नहीं है। वहां नेपाल से आने वाली नदियों ने जमकर तबाही मचानी शुरू की है। बागमती नदी की तेज धार की वजह से वहां एक इलाके में बना तटबंध 15 मीटर तक टूट गया, जिसकी वजह से नदी का जो पानी है वो कई गांवों में घुस गया। सड़कें, कच्चे रास्ते सब पानी में समा गए। जहां गाड़ियां चलती थी वहां अब नावें चलने को मजबूर हैं। तो इस सीतामढ़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर देखिए जो पुल है वो पानी के साथ बह चुका है। रास्ता अब चारों तरफ पानी ही पानी है, दूसरा कोई विकल्प और रास्ता है नहीं लोगों के पास। नाव के माध्यम से ही लोग अब इस जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हैं। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये जो स्थिति है चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी नजर आ रहा है। जो हिस्सा बचा भी है अभी पुल का या सड़क का, वो भी जल्द ही पानी में समा जाएगा, क्योंकि स्तर जो है पानी का वो बहता जा रहा है। नदियां उफान पर हैं और कई गांव तो पानी की चपेट में आ चुके हैं और कई गांव में अब खतरा मंडराता भी नजर आ रहा है।
दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सभी भारतीयों का डीएनए एक बताया। साथ ही उन्होंने गाय के नाम पर लिंचिंग करने वालों को हिंदुत्व के खिलाफ बताया और कहा कि ऐसे मामलों में कानून को ही अपना काम करने देना चाहिए। भागवत ने कहा कि भय के इस चक्र में ना फंसे कि भारत में इस्लाम खतरे में। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। उस अपनेपन के आधार पर एकता होती है, राजनीति के आधार पर नहीं होती। और संघ पहले से ऐसा मानता है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहां सही है कहां गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। हमको उसमें कोई गम नहीं। यतेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, जरा मुख्य बातें बताइएगा, मोहन भागवत ने क्या कही और सियासी हलचल किस तरीके से तेज हुई बयान के बाद? देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक लंबी लकीर खींची और साफ तौर पर हिंदुत्व के मायने उन्होंने साफ किए। उन्होंने कहा है कि जो भी इस भारत में रहता है, जो भी हिंदुस्तान का है, वो उसका डीएनए एक ही है, उसके वंशज अगर देखें, पूर्वज देखें तो एक ही है। ऐसे में हिंदू और मुस्लिम का जो राग अलापते हैं, उनको एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की है। कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भारतीय लोकतंत्र है उसमें हिंदुत्व का प्रभुत्व नहीं हो सकता या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता। उन सबको एक ही नजर से देखना चाहिए और जो एकता की बात करते हैं वो राजनीतिक दृष्टि से नहीं हो सकता, क्योंकि एकता पहले से ही है। इसको लेकर भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। लिंचिंग को लेकर भी उन्होंने आड़े हाथों लिया ऐसे लोगों को जो लिंचिंग करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कानून को अपना काम करना चाहिए, उनका साथ नहीं देना चाहिए। वो आताताई लोग हैं जो लिंचिंग के नाम पर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा कि गौ माता पूज्य है, लेकिन किसी भी हालत में कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और शायद यही कारण है जब संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान आया डीएनए को लेकर कि सभी का डीएनए एक है, तो पॉलिटिकल रिएक्शन आने शुरू हो गए। कई नेताओं की तरफ से कहा गया कि उत्तर प्रदेश सहित 5 बड़े राज्यों में चुनावें और चुनावों की वजह से, वोट बैंक की राजनीति की वजह से संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान है। लेकिन अगर बात करें संघ प्रमुख मोहन भागवत की या संघ की, तो पहले भी वो इस बार इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। यह बयान कोई पहली बार नहीं है, पहले भी दिया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी साफ तौर पर कहा कि जो इस हिंदुस्तान में जन्मे हैं, जिनका जन्म इस भारत में हुआ है, उन सभी का डीएनए एक है, पूर्वज एक है। ऐसे में जो सांस्कृतिक विरासत है उसको मानना चाहिए। और जो इसको लेकर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और शायद अगर इस तरह का मैसेज हिंदू और मुसलमानों दोनों में जाएगा तो कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक की जो खेती है वो उस पर रोक लगेगी। उस खेती की जो फसल वो काटते हैं उस पर रोक लगेगी। शायद इसी वजह से बौखलाहट है कि जो अपोजिशन है वो इस तरह का रिएक्शन दे रहा है। ये कहना है मुख्तार अब्बास नकवी साहब का। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। शिवसेना नेता संजय राउत ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया। मोहन भागवत साहब ने जो बात कही है वो सही है। ये बात कोई गलत नहीं है। हम सब भारतीय हैं, हमारा डीएनए एक है। अगर हम सब भारत के नागरिक हैं, भारतवासी हैं, तो यहाँ धर्म का और जात का प्रश्न आता है कहाँ? सबका डीएनए भारतीय है, यही भागवत साहब ने कहा है और सरसंघ चालक जी ने जो कहा है उससे हम सहमत हैं। मोहन भागवत के बयान पर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि आरएसएस के भागवत ने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्ट पनाही हासिल। वहीं मोहन भागवत के बयान पर दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया और लिखा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले कि हिंदू और मुस्लिम अलग नहीं,
सभी भारतीयों का डीएनए एक है। मोहन भागवत जी, ये विचार क्या आप अपने शिष्यों, प्रचारकों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कार्यकर्ताओं को भी देंगे? यदि ये विचार मोहन भागवत जी आप अपने शिष्यों को पालन करने के लिए बाध्य कर देंगे तो मैं आपका प्रशंसक हो जाऊंगा। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने असदुद्दीन ओवैसी और दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार किया। मोहन भागवत जी का बयान आया कि डीएनए सभी भारतीयों का एक है। क्या आपको लगता है, आप इससे सहमत हैं कि सभी भारतीयों का डीएनए? पहली बात यह कि संघ के विचार, जो सकारात्मक विचार है, वो हमेशा ऐसे ही रहे, लेकिन संघ विरोधियों के दुष्प्रचार संघ के सकारात्मक विचारों पर हावी होते रहे, क्योंकि संघ के कार्यक्रम, संघ के जो प्रमुख लोगों के बातें हैं वो लोगों के बीच में सार्वजनिक रूप से कम आती थी, और बल्कि 1998 से पहले तक तो प्रतिबंध लगाया हुआ था इंदिरा गांधी जी ने, नेहरू जी की सरकार ने, और उसके बाद भी। अब दिक्कत ये हुई है कि जिन लोगों ने संघ की निगेटिव पिक्चर पेंट की थी, और वो उनकी दुकान थी जिन लोगों ने पेंट की, और वो उनका धंधा था, अब उनको जो है वो बौखलाहट इस बात की है कि वो निगेटिव पिक्चर अब पॉजिटिव हो रही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो हमने जहां जहां जाकर के निगेटिव पिक्चर पेंट की है, हम जब लोगों के बीच जाए तो लोग दौड़ा दौड़ा करके उनको हिसाब किताब मांगे कि तुमने ये क्या काम किया था। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं, जो अपोजिशन भी सवाल उठा रहा है कि उन्होंने डीएनए की बात कही है कि भारतीयों का डीएनए एक है, अगर पूर्व निकाला जाए तो पूर्वज सबके एक है। बिल्कुल है। जो इस भारत माँ की धरती पर पैदा हुआ है, जिसकी इस मिट्टी की, जिसके शरीर में और जिसके खून में महक है और सुगंध है, वो हिंदुस्तानी है, भारतीय है, उसका डीएनए भारतीय है। यूपी के कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर क्या कहा, सुनिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मॉब लिंचिंग करने वाले लोग आतताई होते हैं। हिंदुस्तान में सभी लोगों का डीएनए एक हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उनकी पूजा पद्धति भले अलग हो सकती है। इसको लेकर विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। हमारे साथ सरकार के मंत्री मोहसिन रजा साहब हैं। मोहन भागवत साहब का जो बयान है, उन्होंने कहा कि डीएनए हिंदुस्तानियों का एक है, पूजा पद्धति भले अलग, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये हिंदुस्तान की संस्कृति और भाईचारे की मिसाल है जो आदरणीय भागवत जी ने स्टेटमेंट में कहा है कि हमारा डीएनए एक है। तो ये भाईचारा और हिंदुस्तानियों को एक होने की उन्होंने एक साफ तौर पर बताया है कि हम सब एक हैं, सबका डीएनए है। हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी हैं, भाई भाई हैं एक दूसरे के, और यही हमारी विशेषता है हिंदुस्तान की। तो उसको लेकर उन्होंने बयान दिया है। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि डीएनए अगर सबका एक है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश सबको भारत में मिला लेना चाहिए, और इस तरह के बयान देकर जो है देश की राजनीति को नया रूप दिया जा रहा है। देखिए, ये भ्रम पैदा करने वाली स्थिति कौन पैदा कर रहा है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर देश को कहां खड़ा कर रहे हैं। देश के लोगों को कितना गर्व हो रहा है आज। और ये बांटने वाले लोग, इनमें हर जगह ये आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग और इस तरह के भाईचारे के वक्तव्य में भी अवसर तलाश रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यही लोग हैं जिन्होंने इसको जन्म दिया, इन सब चीजों को। क्योंकि हम तो वो संस्कृति में जीते हैं जहां भाईचारा, मोहब्बत, सैक्रिफाइस है। हमने तो एक दूसरे के लिए बढ़ चढ़ कर जिस तरह का वक्तव्य आया है आदरणीय भागवत जी का, ये साफ संकेत देता है कि हम सब भाई भाई हैं, सभी हिंदुस्तानी भाई हैं। मैंने कहा ना कि हमारा डीएनए एक है, इसीलिए हम भाई भाई हैं। पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे डीएनए में हिंदुस्तान बसता है। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ लगातार मौजूद है। यतेंद्र, जैसा आप कह भी रहे थे, और विपक्षी दल जो हैं इसको कहीं ना कहीं इस तरीके से भी जोड़ रहे हैं चुनाव को लेकर, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है। क्या ये बयान उस ओर कुछ इशारा करता है? देखिए, एक बार को अगर ये बयान पहली बार आया होता और जो अपोजिशन आरोप लगा रहा है कि चुनावों को लेकर है तो उसको सच मान लिया जाता, लेकिन देखा जाए तो संघ प्रमुख और खुद संघ की तरफ से ये बयान कई बार सामने आ चुके हैं कि जो डीएनए है उसको लेकर साफ तौर पर कहा जाता है कि जो भारतीय हैं उनका डीएनए एक है, वो पूर्वज एक है। तो ये पहली बार बयान नहीं है, लेकिन राजनीति है वो करनी है, और राजनीतिक दल इस बात का लेकर सियासी मतलब निकालेंगे और निकालना शुरू भी हो चुका है। लेकिन संघ प्रमुख ने एक कदम और आगे बढ़कर बोला है कि जो बार बार संघ को लेकर भ्रम फैलाया जाता है, जो संघ की जो इमेज बनाई गई है कि वो मुसलमान विरोधी है, तो उसको लेकर उन्होंने साफ किया है कि भारत में इस्लाम खतरा, इस्लाम समाप्ति की ओर नहीं है, खत्म होने की ओर नहीं है। ये साफ
तौर पर कहा है कि इस्लाम को कोई खतरा भारत में नहीं है। ये एक बड़ी बात मोहन भागवत ने अपने बयान में कही है और इसके मतलब साफ तौर पर निकाले जा सकते हैं कि जो एक खाई पैदा करने की कोशिश की गई है, अब संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद आगे दो कदम बढ़कर वो उस खाई को दूर करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोकतंत्र में ठीक है यतेंद्र, मैं रोक रही हूँ आपको। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वालों पर होने वाली कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और कहा है कि हालात हैरान करने वाले हैं। सरकार से 2 हफ्तों में जवाब भी मांगा गया है। तो सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वालों पर होने वाली जो कार्रवाई है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और हालात हैरान करने वाला कहा और 2 हफ्तों में सरकार से जवाब भी मांगा। एहतशाम खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अपडेट के साथ। एहतशाम, क्या कहा कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ये फैसला दिया था कि सोशल मीडिया पर उस वक्त फेसबुक का ये मामला आया था, उसमें कोई टिप्पणी करता है कोई व्यक्ति तो वो उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है और उसको लेकर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता, FIR दर्ज नहीं किया जा सकता। और उस वक्त जो IT का कानून था उसमें सेक्शन 66A है एक, जिसमें कार्रवाई का प्रावधान था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। 2015 में ही ये फैसला आया था, लेकिन उसके बाद से ये देखा जा रहा है कि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है उन लोगों के खिलाफ जो कि सोशल मीडिया पे किसी तरह का कमेंट या कोई टिप्पणी कर देते हैं। और हाल के दिनों में एक आंकड़े के तहत बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के बारे में जिक्र किया गया है कि यहाँ पर इस तरह के कई ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें सोशल मीडिया पर अगर कोई टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है और लोगों को जेल भेज दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काफी हैरानी जताई। जो सुनवाई कर रहे जज थे जस्टिस नरीमन, उन्होंने कहा कि मैंने कई ऐसे फैसले इससे पहले भी दिए हैं जो कि हार्ड हिटिंग है और सरकार को इसको मानना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं। इसलिए केंद्र सरकार से 2 हफ्तों में ये जवाब मांगा है कि कितने मामले इस तरह के हाल के दिनों में या 2015 के बाद से अब तक कितने मामले दर्ज हुए हैं और उस पर क्या कार्रवाई हुई है और क्यों कार्रवाई हो रही है, इसका पूरा ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 2 हफ्तों में मांगा है। यानी 2 हफ्ते में ये बताना होगा कितने केस दर्ज हुए हैं और किस तरीके की कार्रवाई हुई है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। शुक्रिया एहतशाम। बढ़ रहे हैं आगे। कांग्रेस के राशिद अल्वी ने मोहन भागवत के बयान पर सवाल खड़े किए। 10,000 साल पहले पूरी दुनिया की आबादी सिर्फ 10 लाख थी और अगर आपकी बात मान भी ली जाए कि 40,000 साल पहले पूर्वज सबके एक थे, तब तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश इन सबका भी DNA वही है। उनको भी शामिल कीजिए कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश सारी आबादी का DNA एक ही है। उधर लोक जनशक्ति के चिराग पासवान ने भी मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों का DNA समान है, किसी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप कैसे इस बयान को देखते हैं? देखिए, जात पात धर्म मजहब के आधार पर लोगों को बांटा जाए, उसके आधार पर उनसे भेदभाव किया जाए, ये गलत है। इसका पक्षधर हम लोग कभी भी नहीं रहे। मैंने तो हमेशा कहा है ना जात ना पात करे सबकी बात। और शरद पवार की पार्टी NCP की तरफ से भी भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया आई। अगर भागवत जी का हृदय बदल रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन संघ परिवार हमेशा से वर्ण व्यवस्था में विश्वास करने वाला संगठन है। गोलवरकर गुरुजी ये वर्ण व्यवस्था में विश्वास करने वाली नीति के जनक रहे हैं और हमेशा से संघ वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखता है। एक धर्म के भीतर भी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, इसका विश्वास रखने वाला संगठन अगर धर्म की हदों को तोड़ना चाहता है तो ये अच्छी बात है। विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया। हम सबको जोड़ने वाला तत्व है भारत माता और हम एक ही माता के पुत्र होने के नाते से एक हैं। इसलिए मैं उनके इस बयान को उचित और अच्छा मानता हूँ। लिंचिंग के बारे में भी हमारी बात स्पष्ट है। आजकल की जो स्मृति है उसको भारत का संविधान कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया हुआ संविधान, और सबको विरोध करने का हक है, गौ रक्षकों को भी है, पर कानून की सीमा में रहकर वह होना चाहिए। हिंसा का
या लिंचिंग का समर्थन न संविधान करता है। कांग्रेस के पीएल पुनिया ने मोहन भागवत के बयान पर क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। मोहन भागवत जी ने जो बातें कही हैं कि लिंचिंग करने वाले हिंदू नहीं है, और जो मुसलमानों के खिलाफ जो बयान देते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान में रह नहीं सकते, वो हिंदुत्व का एजेंडा नहीं फॉलो करते हैं। ये सुनने को तो बात अच्छी लगती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो, इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। उधर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया है। मोहन भागवत जी को इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज जिस तरह से जो किताब का लोकार्पण किया, उस मौके पर उन्होंने जिस तरह से सभी को लेकर चलने की बात और सब एक होने की बात, भारत और भारतीयता की जो बात कही है, ये बहुत मुबारक बात है। आज जिस तरह से देश हमारा पूरी दुनिया के अंदर आज विश्व गुरु के तौर पर देखा जाता है, और जिस तरह से आज हमारा देश जिस तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि उससे हम लोगों के अंदर एकता, मोहब्बत, भाईचारा इससे आएगा और इससे हमारे देश का बहुत बड़ा फायदा होगा। वहीं समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया ने मोहन भागवत के बयान पर क्या कहा, सुनिए। हम हमेशा से मॉब लिंचिंग के खिलाफ रहे हैं। कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। हिंदुस्तान संविधान और कानून से चलता है, और संविधान और कानून को बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। हिंदुस्तान में जाति धर्म की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति होना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। मोहन भागवत के बयान पर आरजेडी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। मैं तो कहूंगा कि देर आए लेकिन शायद दुरुस्त आने की कोशिश कर रहे हैं। मोहन भागवत जी कई जानें चली गई, देश में खाई हो गई है समुदायों और कौमों के बीच में। ये क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता प्रतिष्ठान का शह रहा। उस शह को आपको खत्म करना, क्योंकि आपका सुनते हैं कि आप लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है जो रूलिंग पार्टी है, और कानून तो तब अपना काम करेगा ना जब कानून निष्पक्ष हो। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के मुताबिक कांग्रेस पहले से ही ये बात कह रही है। राय सुधार है मोहन भागवत जी। कांग्रेस की भूमिका पहले से ही स्पष्ट थी कि हिंदुस्तान का हर इंसान का डीएनए एक ही है, वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी मजहब का हो, और सर्वधर्म समभाव की भूमिका लेकर कांग्रेस ने इस देश में देश को संभाल कर देश को आगे बढ़ाया। आज मोहन भागवत जी को पता चला तो निश्चित रूप से उसका हम स्वागत करते हैं। अब बात पंजाब की, क्योंकि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके ही सरकार के मंत्री अब ये कहते हुए, राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी तक बिजली के मुद्दे पर श्वेत पत्र क्यों नहीं लाया गया। 16 महीने बीत गए, ये बात कही गई थी कि बिजली का जो संकट पंजाब के लोग झेल रहे हैं उससे जल्द ही जल्द निजात दी जाएगी, और इसी बिजली नीति पर अब उन्होंने सवाल उठाए हैं। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने अपनी ही सरकार पर ये सवाल उठाए। उन्होंने बिजली पर अब तक श्वेत पत्र नहीं लाने पर भी अपनी सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि पंजाब सरकार ने मार्च 2020 में बिजली के मुद्दे पर एक श्वेत पत्र का वादा किया था। लगभग 16 महीने बाद भी राज्य की ओर से ऐसी कोई जानकारी जारी नहीं की गई। बाजवा ने पंजाब सरकार से हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री देने की मांग की। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों ये कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनती है तो लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा उन्होंने किया था, और ये कहा था कि 300 यूनिट फ्री बिजली लोगों को दी जाएगी। अरुण सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, यानी विपक्ष की भूमिका तो अब देखिए ये नेता ही निभा रहे हैं और बाकायदा खुलकर कह रहे हैं कि अभी तक बिजली संकट पर तो आप कुछ कर ही नहीं पा रहे। क्या कैप्टन अमरिंदर की तरफ से कोई जवाब आया? देखिए, अभी तक कैप्टन अमरिंदर की तरफ से कोई जवाब नहीं है, और बिजली संकट को लेकर के नवजोत सिंह सिद्धू भी, प्रताप सिंह बाजवा भी लगातार सवाल उठाते रहे हैं। और सवाल सिर्फ बिजली संकट का नहीं है, सवाल राज्य में रेत माफिया को लेकर है, ट्रांसपोर्ट माफिया को लेकर है, ड्रग्स माफिया को लेकर है, और गुरु ग्रंथ साहब की जो बेअदबी हुई थी उस मामले को लेकर के भी सवाल लगातार कांग्रेस के नेता अपनी ही सरकार पर उठा रहे हैं। उसकी वजह यह भी है कि विधानसभा चुनाव सामने है। इसी वक्त
कांग्रेस के जो नाराज नेता हैं या जो बागी नेता हैं उनकी बात नेतृत्व सुन सकता है, उनको इस बात का आभास है और इसीलिए जोर शोर से ये मुद्दे वो उठाते हैं। सरकार को लेकर के 18 पॉइंट का जो दिशा निर्देश दिया था राहुल गांधी ने हरीश रावत के जरिए, उनमें इन सारे बातों का जिक्र है। लेकिन अब जो है मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो पावर के खरीद का समझौता है उसको रिव्यू करेंगे। कांग्रेस के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि अब समय नहीं है, विधानसभा चुनाव सामने, इतना लेट ये कदम उठाया गया है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल पंजाब गए, उन्होंने 300 यूनिट बिजली प्रति परिवार को देने का वादा कर दिया। तो कांग्रेस के अंदर से भी दबाव अमरिंदर सिंह पर है कि वो भी 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा करें। उनकी तो सरकार है, उनको वादा करने की जरूरत नहीं है, घोषणा करने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि किसान आंदोलन के समय कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से किसानों का समर्थन किया, उनको लगता है कि अगले विधानसभा चुनाव में किसान उनके वोट बैंक अच्छे खासी संख्या में उनके साथ आएंगे। लेकिन अगर बिजली उनको सही समय पर नहीं मिलती, जैसा कि ब्लैकआउट हुआ था पंजाब में कुछ दिन पहले, आगे भी अगर इस तरह की लगातार अगर सिचुएशन आती है, परिस्थिति आती है, तो उस वोट बैंक पर निश्चित रूप से खतरा मंडराने लगेगा और वो वोट बैंक कांग्रेस से छिटक भी सकता है। और इसलिए कांग्रेस के नेता अपनी बात कह रहे हैं, जो अपना उनके जो विरोध हैं कैप्टन से वो तो उठा ही रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी भी इस बात को लेकर के संजीदा है कि चुनाव सामने है और अगर इस तरह की परिस्थिति दोबारा आएगी तो मुश्किल उनके सामने आएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह का जहां तक सवाल है, जो 18 पॉइंट भेजे हैं केंद्र की तरफ से, यानी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, उस पर उन्होंने क्या कदम उठाया, क्या कहा, क्या नहीं कहा, इस बारे में स्थिति साफ नहीं है। शायद वो भी आला कमान से थोड़ा सा एक जो है दूरी बना के इस समय रख रहे हैं, क्योंकि उनकी मुलाकात राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी किसी से नहीं हुई थी। सिद्धू को ज्यादा तवज्जो मिलने से कैप्टन खेमा थोड़ा सा नाराज जरूर है। रहिए जरा आप साथ देखिए, कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने बिजली संकट पर अपनी ही पंजाब सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने राज्य सरकार से जल्द श्वेत पत्र लाने की मांग की, क्योंकि खुद पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने श्वेत पत्र लाने की बात कही थी, जिसके बाद अब प्रताप सिंह बाजवा ये सवाल उठा रहे हैं। अरुण, ऐसे में जो ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया है उसको लेकर क्योंकि जनता अगर वाकई बिजली से त्रस्त है, जो पंजाब में स्थितियां दिख रही हैं, तो भरोसा तो अरविंद केजरीवाल पर किया जा सकता है। क्या ऐसा कोई ऐलान मुमकिन है? जो 18 पॉइंट्स राहुल गांधी ने भेजे हैं अमरिंदर सिंह को, उसमें किस तरीके की बिजली से निजात पा सकते हैं या क्या समाधान करने चाहिए? क्या ऐसी कोई योजना भी भेजी गई है? देखिए, योजना तो भेजी गई है और घोषणा पत्र में भी तमाम वादे किए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने। उनके जो रणनीतिक सलाहकार थे, चुनावी सलाहकार थे प्रशांत किशोर, एक बड़ा सा घोषणा पत्र तैयार हुआ था। अब कांग्रेस के तमाम नेता सवाल उठ रहे हैं कि अगर उन घोषणा पत्र के तमाम वादों पर अमल अब नहीं हो पा रहा है 4.5 साल के बाद, तो कब होगा? तो बिजली का मुद्दा उनमें से एक है, ट्रांसपोर्ट माफिया का मुद्दा उनमें से एक है, ड्रग्स माफिया का मुद्दा उनमें से एक है, सैंड माफिया का मुद्दा उनमें से एक है। लेकिन जो 18 पॉइंट राहुल गांधी की सहमति से हरीश रावत ने भेजे थे सरकार को और कहा था कि अगले 2-3 दिन के अंदर मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सभी 18 मुद्दों पर सरकार की तरफ से घोषणा करेंगे और रुख साफ करेंगे, और उसमें कहा यह गया था कि 200 यूनिट फ्री दी जाएगी बिजली प्रति परिवार। अब अरविंद केजरीवाल ने 300 यूनिट देने का वादा कर दिया है। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू हों, प्रताप सिंह बाजवा और तमाम नेता हैं, वो कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री बिजली देनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक बड़ी फोर्स पंजाब में रही है और आगे भी हो सकती है, इस बात का डर कांग्रेस को है। तो इसलिए कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है, वादा तो वादा होता है, पहले घोषणा कर दीजिए आपकी सरकार है, तो दबाव कैप्टन अमरिंदर सिंह पर है। और देखिए, अब जहां एक तरफ प्रताप सिंह बाजवा मुसीबतें मुश्किल बढ़ा रहे हैं अमरिंदर सिंह की, वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने भी पंजाब में बिजली संकट पर एक ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा कि पंजाब सरकार पहले से ही 9,000 करोड़ की सब्सिडी देती है, लेकिन हमें घरेलू और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को 10 से 12 रुपए प्रति यूनिट सरचार्ज के बजाय 3 से 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली देनी चाहिए। साथ ही 24 घंटे की सप्लाई, कोई पावर कट नहीं और 300 यूनिट तक फ्री में बिजली दी जाती चाहिए। इसे आसानी से पाया जा सकता है। सिद्धू ने आगे और ट्वीट किया और लिखा कि आइए हम कांग्रेस हाईकमान के प्रो पीपल 18 पॉइंट एजेंडा से शुरू करें और पंजाब विधानसभा में नए विधान के माध्यम से बिना किसी निश्चित शुल्क के नेशनल पावर एक्सचेंज के अनुसार दरें तय करके बादल के हस्ताक्षर वाले बिजली खरीद समझौतों से छुटकारा पाएं। वहीं कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब सरकार से लोगों के लिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की मांग की। साथ ही उन्होंने अमरिंदर सरकार को सलाह दी कि उसके बाद वो 3 से 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली दे। नवजोत सिंह सिद्धू ने 3 दिन पहले भी बिजली संकट पर प्रदर्शन किया था।
अरुण, अपने ही जो नेता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और बाकायदा सिद्धू तो ट्वीट में ये कह रहे हैं कि चलिए हम जो बादल के हस्ताक्षर वाले बिजली खरीद समझौता है उससे छुटकारा पाएं। बड़ी मांग रही है नवजोत सिंह सिद्धू, बड़ी मांग ये करते रहे हैं पहले से भी कि जो बिजली का समझौता हुआ था वो पूरी तरह से गलत था। उसकी वजह से राज्य के खजाने को चूना लग रहा है, राज्य घाटे में जा रहा है, राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। और यही बात वो काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि अमरिंदर सरकार को जो बिजली खरीद का समझौता था उसको रद्द कर देना चाहिए, उसको रिव्यू नहीं करना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार चला रहे हैं, एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है। अगर किसी सरकार ने एक बिजली खरीद का समझौता किया है तो उसको बिना रिव्यू किए आप रद्द कर देंगे तो बाद में जवाब अगर कोर्ट में मामला जाता है तो क्या देंगे। हालांकि प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए सीएम पूरी तरह से जो है अथराइज्ड हैं, लेकिन फिर भी कोर्ट का तो दरवाजा खुला ही होता है सबके लिए, बिजली कंपनी कोर्ट जा सकती है। लेकिन लगातार ये कोशिश करते रहे हैं सिद्धू, ये चाहते रहे हैं कि बिजली खरीद का समझौता पुराना रद्द हो, क्योंकि उससे उपभोक्ताओं पर ज़्यादा, उनके मुताबिक उपभोक्ताओं पर ज़्यादा न सिर्फ भार पड़ रहा है बल्कि बिजली भी महंगी हो रही है। तो ये सब बातें वो अपने ट्वीट के जरिए, आंदोलन के जरिए या फिर फेसबुक के जरिए या फिर सार्वजनिक रूप से वो कहते रहे हैं। और कई ऐसे नेता हैं जो इस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वो यही है कि 4.5 साल सरकार चल चुकी, अगर वो अपनी नेताओं की बात पर ही तवज्जो देते, उस पर ध्यान देते या वाकई उनको कुछ इसमें सुधार करना होता तो अब उसको रिव्यू करने की बात नहीं कहते वो। ये बात भी कांग्रेस का एक खेमा कहता है। अरुण, आप नजर बनाए रखिए। इस बीच एक और बड़ी खबर, बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ शारीरिक शिक्षक के उम्मीदवारों ने सचिवालय के पास इको पार्क के सामने जमकर हंगामा किया। हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने उन लोगों को वहां से हटाना शुरू किया, जिस पर हालात और बिगड़ गए। इसके बाद पुलिस को हालात काबू करने के लिए हंगामा कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान कई लोग पुलिस वालों से उलझ गए, कई लोग धक्का मुक्की भी करते दिखाई दिए। तो ये बिहार की राजधानी पटना से आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ शारीरिक शिक्षक के उम्मीदवारों ने सचिवालय के पास जमकर हंगामा किया। हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने उन लोगों को हटाना वहां से शुरू किया, जिस पर हालात बिगड़ गए। News 18 की वेबसाइट ने आजतक.com को पछाड़ा।